नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 1 नवंबर और 1 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एनालिसिस के दौरान छूट गए थे और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए थे। उन चारों ऑप्शन में जो है बेतवा नदी आपका था, जो कि मध्य प्रदेश में बहता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटियों नर्मदा, गोदावरी, माही, गंगा, ताप्ती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नदियाँ नर्मदा, माही और ताप्ती हैं। काली सिंध, चंबल, पार्वती, धसान, केन, सिंध, कूनो, शिप्रा और बेतवा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा बेसिन में गिरने वाली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में निकलने वाली शोर नदी दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। पेंच, कन्हान, वैनगंगा, वर्धा और पेनगंगा नदियाँ जो हैं गोदावरी में गिरती हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक जो है आपका जब से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ है उस समय से लेकर आपका अभी तक 16 दिन का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, इन 16 दिनों में आपका टोटल 48 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो 48 शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसे तो प्रत्येक शिफ्ट में आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 25 में से 25 प्रश्न मिल पाना एक शिफ्ट का बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश किया कि प्रत्येक शिफ्ट का जो 20 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो वो हम खोज लिए हैं और खोज के उसका एक आपका सेपरेट जो पीडीएफ है वो आपको बना दिया गया है, यानी कि 48 × 20 यानी कि 960 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है एक तैयार किया गया है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये जो पीडीएफ है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी तो है ही, साथ में जो आपके आने वाले शिफ्टों हैं वहाँ उसमें तो रामबाण ये साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ है आपको मात्र 25 रुपये में मिलने वाला है। आपको इसके लिए व्हाट्सएप नंबर करना होगा, 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो वो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग वहाँ से भी रीडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की भारतीय नर्तंगना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है मोंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति है। यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित है और इनको पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण जो है 2016 में दिया गया था। इसके अलावा उन्हें 8 मार्च 2014 को महिला दिवस के अवसर पर श्रमंबी स्कूल ऑफ डांस के द्वारा नायिका एक्सीलेंस पेसिनिफाइड में नाट्य शास्त्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी में किस लाइन को पार करने पर रेडर को 1 अंक मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका बॉल लाइन होने वाला है। कबड्डी में बॉल लाइन को पार करने पर रेडर को 1 अंक जो है मिलता है और रेडर को अपनी वेद बनाने के लिए एक पैर से बॉल लाइन को पार करना होता है, दूसरा पैर हवा में रखना होता है। अगर रेडर बॉल लाइन को पार करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है तो विपक्षी टीम को 1 अंक मिलता है। अगला है कि मुंबई बंदरगाह को दबाव कम करने हेतु विकसित बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर न्हावा शेवा पोर्ट होगा या न्हावा शेवा बंदरगाह होगा। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना रोज इंडिकेटर अम्ल और क्षार के साथ क्या रंग देता है। ठीक है, तो चाइना रोज की जब हम लोग बात करते हैं तो यह एक प्राकृतिक सूचक है और चाइना रोज का घोल अम्ल के साथ गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा रंग और क्षार के साथ हरा रंग है जो कि देता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि कर्क रेखा जो है किस नदी को नहीं काटती है। तो कर्क रेखा की बात करेंगे तो यह आपका नर्मदा नदी को नहीं काटती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है और नर्मदा नदी के उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तथा सोन, रिहंद एवं बेतवा नदी को 1 बार काटती है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है ए बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कोइलम होगा। द बॉडी कैविटी formed in organism between the body wall and the gut wall lined by mesoderm is known as the column।
इट इज़ फाउंड इन मेंबर ऑफ द फाइलम एनेलिडा टू कॉर्डेटा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि हुटारी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो हुटारी की बात करेंगे तो यह आपका कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, तो कर्नाटक इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा हुटारी कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और नृत्य विशेष रूप से हुटारी त्यौहार के दौरान किया जाता है, जो कि फसल कटाई का उत्सव है। कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य में बात करेंगे तो यक्षगान, हुटारी, सुग्गी, कुनिता, करगा और लांबी भी है। अगला है कि यंग बंग आंदोलन जो है आपका 1826 से 32 तक में हुआ, की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हेनरी लुई विवियन डेरोजियो होगा। ठीक है, यंग बंग आंदोलन की स्थापना कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया था। अगला है ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण तेज ज्वारीय लहरें पैदा हो सकती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें सुनामी कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण तेज ज्वारीय लहरें पैदा होने वाली घटना को सुनामी कहते हैं। सुनामी वास्तव में है क्या। ठीक है, तो सुनामी ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल तेज गति वाली तरंगों की एक श्रृंखला है और सुनामी को ज्वारीय तरंगों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह हवा, चंद्रमा से ज्वारीय खिंचाव और पृथ्वी की स्थिति के कारण समुद्र की सतह पर उत्पन्न होने वाली लहरें हैं। अगला है उद्योग मंडल नहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। राष्ट्रीय जल मार्ग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रीय जल मार्ग 3 होगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 3 की बात करते हैं तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिमी तट नहर को राष्ट्रीय जल मार्ग 3 घोषित किया गया और चंपकारा और उद्योग मंडल नहरों सहित कोट्टापुरम से कोल्लम तक नौगम्य लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा इस जल मार्ग में प्राकृतिक झीलें हैं, पच्च जल है, नदी खंड और मानव निर्मित नहर खंड शामिल है और चंपकारा उद्योग मंडल नहरें अम्बाला मुगल और उद्योग मंडल के औद्योगिक केंद्रों को कोची बंदरगाह से जोड़ता है। इसके अलावा कोल्लम और कोट्टापुरम के बीच मुख्य पश्चिमी तट नहर पर कोची एडापल्लीकोटा खंड को 1994 में कार्गो आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। इसके अलावा कुछ और राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया खंड है, जो कि आपका 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी है, 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करते हैं तो काकीनाडा पुडुचेरी नहर विस्तार है 767 किलोमीटर। इसके अलावा गोदावरी नदी पर 171 किलोमीटर के साथ भद्राचलम और राजमुंदारी। इसके अलावा कृष्णा नदी खंड में बात करेंगे तो 157 किलोमीटर, वजीराबाद से विजयवाड़ा के बीच। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात करते हैं तो जुआखोली और चारबतिया के बीच नहर विस्तार 217 किलोमीटर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग जो आंदोलन को वापस लिया गया था, क्योंकि किसानों की भीड़ ने डैश में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। यानी कि आपसे पूछा गया था किस पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका चौरी चौरा होगा। चौरी चौरी की घटना आपको मालूम होगा 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में गोरखपुर जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत जिले के चौरी चौरा में हुआ, जब असहयोग अभियान में शामिल बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है आग बुझाने वाली भीड़ से भिड़ गई थी। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दिया, जिसमें उसके निवासियों की मौत हो गई और इस घटना में 3 लोगों और 22 पुलिसकर्मी की जो है मौत हो गई थी। इसके अलावा जो है आपका 12 फरवरी 1922 को इस घटना को के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में महात्मा गांधी जी जो विशुद्ध रूप से हिंसा के खिलाफ थे, ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग अभियान को स्थगित कर दिया था। अगला है जो है कि संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका राइट आंसर आपका सारंगदेव होगा। संगीत रत्नाकर सारंगदेव के द्वारा रचित ग्रंथ है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथों में से है, जो हिंदुस्तानी संगीत तथा कर्नाटक संगीत दोनों के द्वारा समादृत है। इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 अध्याय और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बाद संगीत रत्नाकर ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और 12वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखे 7 अध्याय वाले इस ग्रंथ में संगीत व नृत्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है डैश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का एक संरक्षित क्षेत्र है जो चेन्नई में स्थित है। यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इस उद्यान की भूमि का एक्स सीटू और इन सीटू संरक्षण दोनों है। यहाँ स्तनधारियों की 14 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें ब्लैक बक हो गया, चीतल हो गया या चीतीदार हिरन हो गया, सियार हो गया, छोटे भारतीय किवेट हो गया, सामान्य पाम किवेट आदि भी शामिल है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका अपर्णा सतीशन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त
कुचिपुड़ी नृतंगना जो है अपर्णा सतीशन को वैश्विक स्तर पर कुचिपुड़ी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत और विदेशों के उत्कृष्ट नृत्य कलाकारों और संगीतकारों को भारत के पारंपरिक शास्त्रीय कला रूपों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए जो कि है दिया जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि द फियर ऑफ अ स्नेक इज कॉल्ड, ठीक है। तो द फियर ऑफ स्नेक इज कॉल्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ओफिडियोफोबिया होने वाला है। सांपों के डर को हम लोग ओफिडियोफोबिया कहा जाता है। ये एक चिंता विकार है जो सांपों के अत्यधिक डर का कारण बनता है, जो दैनिक जीवन या सुरक्षा की भावना में हस्तक्षेप करता है। अगला है कि गंगूबाई हंगल किस संगीत से संबंधित है। तो गंगूबाई हंगल की बात करते हैं तो इनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, या कहे तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से है। गंगूबाई हंगल की बात करते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छी शास्त्रीय गायिका थी। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध थी। वह हुबली कर्नाटक से थी और अगर आपसे इनका घराना पूछा जाता है तो ये आपका किराना घराना से संबंध रखती थी। इसके अलावा गंगूबाई हंगल को 1962 में कर्नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार, 1971 में पद्म भूषण, 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1996 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ममलापुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ममलापुरम नृत्य महोत्सव की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है तमिलनाडु में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु होने वाला है। नृत्य से जुड़े कुछ महोत्सव की बात करते हैं तो एक आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव है जो कि हर साल फरवरी मार्च के दौरान छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी के द्वारा आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाला महोत्सव है, ठीक है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कोणार्क नृत्य महोत्सव की बात करते हैं तो यह नृत्य महोत्सव हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में उड़ीसा के कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम आमतौर पर उड़ीसा पर्यटन के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ममलापुरम नृत्य महोत्सव जो है यह दिसंबर और जनवरी के बीच आयोजित होने वाला 30 दिवसीय महोत्सव है। यह पर्यटन विभाग तमिलनाडु के द्वारा आयोजित किया जाता है और ममलापुरम में तटीय मंदिर के सामने खुला लॉन उत्सव के लिए एक मुख्य स्थल के रूप में कार्य करता है। अगला है एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव। एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव की बात करते हैं तो ये जनवरी के दौरान छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, मुंबई में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय त्यौहार है और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के द्वारा यह आयोजित होता है। अगला है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव की बात करते हैं तो चिदंबरम नाट्यांजलि ट्रस्ट के द्वारा आयोजित उत्सव भगवान नटराज को समर्पित है और फरवरी मार्च के दौरान महाशिवरात्रि के आसपास आयोजित किया जाता है और तमिलनाडु में चिदंबरम का थिल्लई नटराज मंदिर इस उत्सव का स्थल है। इसके अलावा आपका है मोडेरा नृत्य महोत्सव। मोडेरा नृत्य महोत्सव की बात करते हैं तो इस महोत्सव को उत्तरार्ध महोत्सव या मोडेरा उत्सव के नाम से जाना जाता है। विशेष 3 दिवसीय उत्सव हर साल उत्तरायण उत्सव के समापन के बाद जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाता है और गुजरात के मेहसाणा जिले में मोडेरा सूर्य मंदिर का परिसर गुजरात पर्यटन के द्वारा आयोजित इस मनमोहक उत्सव के स्थल के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जो है आपका कि 15वीं सदी में निर्मित कमलापति जो आपका टैंक है किस वंश के द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है विजयनगर साम्राज्य होने वाला है, ठीक है। 15वीं सदी में निर्मित कमलापति टैंक जिसे पुष्करणी अष्टकोणीय टैंक के नाम से जाना जाता है और विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो है आपका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो उपन्यास है वह किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अरुंधति रॉय हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके उल्लेखनीय कृतियों में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस और द कश्मीर द कैश ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म फिक्शन भी शामिल है, ठीक है। अगला है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लक्षद्वीप होने वाला है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी 1.2 अरब थी और उत्तर प्रदेश का आबादी देश में सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, और सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विथ देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर आपका इकोलॉजी होने वाला है। इकोलॉजी की बात करते हैं तो ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप विथ ईच अदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। इसके अलावा इथोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से डे साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर। क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट को हम लोग क्लाइमेटोलॉजी। एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, तो इसे हम लोग इंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एस परमेश होने वाला है। एस परमेश भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक हैं, जिन्होंने 18 अगस्त 2024 को हृदयघात से राकेश पाल की मृत्यु के बाद जो है पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया कि एक डैश प्रदर्शन केलुकोट्टू से शुरू होता है जो दर्शकों को ध्यान आकर्षित करता है, उसके बाद आजम होता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका कथकली था। कथकली नृत्य की शुरुआत की बात करते हैं तो यह आपका केरल में हुआ, और यह संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये कोडियट्टम और अन्य प्राचीन मार्शल आर्ट प्रदर्शनों से भी निकटता से संबंधित है। इसके अलावा अधिकांश कथकली पाठ अच्छे हैं, बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष का एक भव्य प्रतिनिधित्व है, और यह महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित कहानियों से अपने विषयों को आकर्षित करता है, और इसे पूर्व का संगीत भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका इंडोनेशिया था। पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश आपका इंडोनेशिया है, और साल 2022 में पाम ऑयल और उसके अंशों का दुनिया भर में निर्यात करने में इंडोनेशिया का योगदान 51% था, वही मलेशिया का योगदान आपका 31% था। भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक देश है। साल 2022 में भारत ने पाम ऑयल पर 11.1 बिलियन डॉलर का आयात किया था। भारत को पाम ऑयल मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और पापुआ न्यू गिनी से मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नर्तंगना को दिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है रुक्मणी देवी अरुंडे। रुक्मणी देवी अरुंडे की जब हम लोग बात करते हैं तो यह भरतनाट्यम नृत्य की एक भारतीय शास्त्रीय नृतंगना थी। वो भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण को उत्प्रेरित करने के लिए जानी जाती है, और उन्होंने मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो चुका है, वहाँ पर कला क्षेत्र संगठन की स्थापना भी किया है। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुंडे ने भारत के पशु कल्याण समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसकी पहली अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1342 में राजनयिक मिशन पर निम्नलिखित में से किसे चीन भेजा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका इब्न बतूता होने वाला है। इब्न बतूता को चीन में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका बुक है रिहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विस्तृत विवरण जो कि मिलता है। इसके अलावा 1325 में दुर्घटना में गयासुद्दीन तुगलक के निधन के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र उल्गू खां या जौना खां शासन पर बढ़ा। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि है जो कि धारण की, और उसने 1325 से लेकर 51 तक शासन किया। वह भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक एकता के लिए खड़ा था, और 1327 में उसने वारंगल पर कब्जा किया और अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित है जो कि कर दिया, और उन्होंने तांबे की मुद्रा का प्रचलन की भी शुरुआत है जो कि किया। अगला है कि कात्यायनी के रचनाकार कौन हैं, तो कात्यायनी की बात करते हैं तो इसके रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद है, तो इसका राइट आंसर आपका जयशंकर प्रसाद होगा। कात्यायनी की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का यह एक आपका महाकाव्य है। इसके अलावा इसके रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद जी का यह अंतिम काव्य रचना 1936 में प्रकाशित हुआ, और इसका प्रणयन प्रायः 60 से 8 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF में मिल जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है, तो राइट आंसर श्रीलंका होने वाला है। सिंहली लोगों की मूल भाषा है। ये श्रीलंका की आबादी का 70% जो 13 मिलियन लोगों के बराबर है, और सिंहली को दूसरी भाषा के रूप में द्वीप पर अन्य जातीय समूहों के बीच भी
बोली जाती है, जिससे श्रीलंका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बन जाती है। यह श्रीलंकाई पौधों की धार्मिक भाषा पाली से बहुत प्रभावित है। बाकी सीएल में तमिल से उधार लिए गए कई शब्द भी हैं। ठीक है, अगला है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल गिरीश गोखले और किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका महादेव गोविंद रनाडे होने वाला है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में महाराष्ट्र में होता है और गोपाल गिरीश गोखले के द्वारा, और उनकी मदद किए थे महादेव गोविंद रनाडे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक हैं? तो राइट आंसर केलुचरण महापात्र होगा। केलुचरण महापात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक प्रसिद्ध गुरु, कलाकार और प्रतिपादक थे। 20वीं शताब्दी में इस पारंपरिक नृत्य शैली को वापस लाने और प्रसिद्ध बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। ओडिशा के पद्म विभूषण पुरस्कार के यह पहले प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दही हांडी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा गया था। महाराष्ट्र में जो दही हांडी त्यौहार जो मनाया जाता है वह किससे संबंधित है? तो यह आपका कृष्ण जन्माष्टमी से, या कहें तो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से संबंधित है। ठीक है, तो दही हांडी भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और हर साल जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किसे अपना यूपीआई यानी यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर आपका पंकज त्रिपाठी होने वाला है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना यूपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए यह नियुक्ति की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो यह आपका मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में भारतीय मुसलमानों के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित एक आंदोलन था और खिलाफत की रक्षा में एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नेतृत्व भारत में भाइयों शौकत और मोहम्मद अली ने किया। इसका उद्देश्य युद्ध के अंत में तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान का अधिकार को बनाए रखने और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? मे भी आपके ऑप्शन में यूनियन बजट शायद दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। बाकी भारत के केंद्रीय बजट को जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका राइट आंसर आपका बिहार होने वाला है। बिहार के भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश का। वहाँ का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो मात्र 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 17 लोग ही एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका पुडुचेरी होता। पुडुचेरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपका 1037 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा सबसे कम वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादर व नागर हवेली है। इस बात को भी याद रखना है। अगला है कि किस राज्य ने सितंबर 2022 में नई मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया? तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु था। योजना के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से पाँचवीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालय के स्कूली बच्चों को शिक्षा के सभी कार्य दिवसों में नाश्ता उपलब्ध कराना है और इस योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया था और अभी भी मुख्यमंत्री आपके M.K. स्टालिन ही है। अगला है कि हम आदेश देते हैं, यह किस रीट का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका मिडमस यानी कि परमादेश रीट होगा। हम आदेश देते हैं, यह परमादेश रीट का अर्थ है और यह एक न्यायिक रीट है। परमादेश रीट के जरिए न्यायालय किसी अधिकारी को आदेश देता है कि वो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले काम करे। यह रीट तब जारी की जाती है जब कुछ सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार भारत में 5 प्रकार की रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। वो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हाबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश यानी कि मिंडमस, तीसरा है निषेध यानी कि प्रोहिबिशन, चौथा है सर्टिओरी जो कि आपका चौथा है और पांचवा है को वारंटो। ठीक है, हाबियस कॉर्पस की बात करते हैं तो ये रीट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ जारी की जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। दूसरा है मेंडमस जिसे कि हम लोग परमादेश भी कहते हैं। यह रीट किसी सरकारी अधिकारी या निकाय को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेशित करती है। तीसरा है सर्टिओरी जो कि यह रीट निचली अदालत या
न्यायाधिकरण के आदेश को उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त करने के लिए जारी की जाती है। और चौथा है आपका प्रोहिबिशन, जो कि यह रिट निचली अदालत को किसी मामले की सुनवाई से रोकने के लिए जारी की जाती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हो। और पांचवा है को वारंटो, ये रिट किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए जारी की जाती है कि वह किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर काबिज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द सेल ऑर्गेनेल इन विच क्रेब साइकिल अकर्स। तो इसका राइट आंसर आपका होगा माइटोकॉन्ड्रियन। द सेल ऑर्गेनेल इन विच क्रेब साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियन। अगला है कि पीएच स्केल 7.5 का मतलब क्या है। तो पीएच स्केल पर 7.5 का मतलब है कि हल्का सा बेसिक यानी कि क्षारीय है, इसलिए सही उत्तर आपका बेसिक यानी कि क्षार होगा। इसके अलावा पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करता है। मतलब अगर किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच 1 या 2 है तो वह अम्लीय है, अगर पीएच 13 या 14 है तो वह क्षारीय है, अगर पीएच 7 है तो वह न्यूट्रल है, और न्यूट्रल भी सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि साल 2023 में वुमेन एशियन हॉकी गेम पहली बार किस राज्य में खेला गया था। तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड होगा। साल 2023 में वुमेन्स एशिया हॉकी गेम पहली बार झारखंड में खेला गया था। यह टूर्नामेंट का आयोजन रांची के मारंग गोमकी जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में किया गया था। इस टूर्नामेंट में झारखंड एशियन विमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के नाम से भी जाना गया, और इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में अम्ल की बात करते हैं तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑक्जेलिक होगा। ऑक्जेलिक अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो लगभग हर पौधे में कुछ हद तक स्वाभाविक रूप से होता है, जिसमें फल, सब्जी, अनाज के पौधे शामिल है। इसके अलावा टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल आदि। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा लगभग 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे कि सिरका में एसिटिक अम्ल, नारंगी में साइट्रिक अम्ल, इमली में टटरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल एंड चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल, और विक्षुक के डंक में भी मेथोनोइक अम्ल पाया जाता। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कैनन, ब्रेक, बॉल्टिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका बिलियर्ड्स होगा। यहाँ पर आपको खेल से जुड़े विभिन्न खेलों के कोचिंग शब्द हैं या विभिन्न खेलों से संबंधित खेल कोचिंग शब्दों की सूची दी गई है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जो है आज हम देने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ आप लोग को नहीं जा रहा होगा ड्यू टू दिवाली का त्यौहार के कारण, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ बिलियर्ड्स के बारे में चर्चा कर देते हैं, जैसे कि कैनन हो गया, ब्रेक, बॉल्टिंग, बॉल क्लाइन, लॉन्ग जेनी, जिगर, इन ऑफ, शॉर्ट स्टॉप, स्क्रैच, पॉट, स्क्रू बैक, स्ट्राइक, ये सभी शब्द आपका बिलियर्ड्स हैं। बाकी सभी खेलों की सूची यहाँ पर आपका दिया गया है। आप लोग आराम से विस्तार से इसको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किसके दरबार में था। तो इसका राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस ने भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, किंतु उससे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो भारत में देखा उसका वर्णन उसे अपनी पुस्तक इंडिका में किया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। यह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील, चौड़ाई 2.25 मील। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें अनेक फाटक और दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन इतना इजी नहीं था, कुछ और सेंटेंसेस में जोड़ा गया था, हालांकि वो मुझे मिला नहीं, लेकिन क्वेश्चन का जो सार था ना वो आपका यही था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में और क्या याद आपको रखना है, इसका कार्यकाल याद रखना है। तो इसका कार्यकाल आपका 1828 से 1835 तक का था। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, यानी कि सती प्रथा को बंद किया गया था 1829 में। तो 1829 में भी जो आपके गवर्नर जनरल थे वो अभी आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। साथ में आपको यह क्या याद रखना है कि सती प्रथा को जो गैर कानूनी घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो
सहयोग है, यानी कि सबसे ज़्यादा दबाव किसने डाला था, तो इसका राइट आंसर आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था और भारत में अंग्रेजी शिक्षा भी शुरू की गई थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी के विषय में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय को भारत के पुनः जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, भारत के पुनः जागरण का पिता कहा जाता है। साथ में आपको बता दें कि 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का स्थापना भी किया गया था। साथ में 1814 या 15 ईस्वी में, ठीक है, 14 से 15 लेकर चलते हैं, यही आपके बुक में लिखा रहता है, उसमें इनके द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि चांद मीनार, ठीक है, चांद मीनार कितने मंजिल का है, चांद मीनार पूछा गया था, ना कि चार मीनार पूछा गया था। ठीक है, तो चांद मीनार आपका 4 मंजिल है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, चार मीनार भी 4 मंजिल ही है। ठीक है, तो चांद मीनार हो या चार मीनार, 4 ही आपका राइट आंसर था। इसके अलावा चांद मीनार, जैसे कि चांद की मीनार, भारत के दौलताबाद में एक मध्ययुगीन मीनार है। यह मीनार महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद किला परिसर में स्थित है। आपको लगा होगा कि दिल्ली में, लेकिन नहीं, कहाँ, महाराष्ट्र में। और इसे 1445 में बहमनी गुलाम ने बनवाया था। इसे बहमनी सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह की 1443 में विजयनगर समाज के खिलाफ जीत की याद में बनवाया गया था। और चांद मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार से मिलती जुलती है और उसी से प्रेरित है। इसके अलावा चांद मीनार को दक्षिण भारत में इंडोस नामिक वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। यह 63 मीटर ऊंचा है, 4 मंजिल है और 24 कक्षों में विभाजित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से और क्या याद रखना है, यहाँ से आपको याद रखना है सुल्तान अहमद शाह के बारे में। जो आपका सुल्तान अहमद शाह है, इसने ही बहमनी सल्तनत का स्थापना है जो कि क्या था। कल आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जब बहमनी सल्तनत का स्थापना हुआ था उसमें दिल्ली का सुल्तान कौन था। ठीक है, तो उसमें दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का ही ये आपका गवर्नर हुआ करता था, अलाउद्दीन अहमद शाह, जिसे कि हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ है कि बैसागु उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो बैसागु जो उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह असम में मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा गया था कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बागुरुम्बा था। ठीक है, तो बागुरुम्बा असम में एक लोक नृत्य है जो बोडो लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह विषुव संक्रांति जो कि मध्य अप्रैल में होता है, एक बोडो त्यौहार है और बैसागु में किसी स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा बारदो छाम भी एक लोक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में रहने वाले सेडू कपेन नामक एक छोटे समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका कांडला बंदरगाह होगा। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, भारत में टोटल प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, छोटे मोटे तो बहुत 100 से प्लस हैं, लेकिन प्रमुख आपके 13 ही हैं। ठीक है, जिसमें से कांडला बंदरगाह भी आता है, आपका मुंबई बंदरगाह, इसके अलावा नान्य शबा बंदरगाह जिसे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कोचिन बंदरगाह। ठीक है, इसके अलावा और भी बंदरगाह है। ठीक है, हमें नहीं याद आ रहा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका से तात्पर्य है जो कि कल ही हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जिस प्रकार संसद में संसद कितना सदन है, संसद का भी 2 सदन है, एक है आपका लोकसभा और दूसरा है आपका राज्यसभा। ठीक है, जिस प्रकार आपका संसद में 2 सदन होता है उसी प्रकार से राज्य में, ठीक है, उसी प्रकार से राज्य में भी 2 सदन होता है। राज्य में भी 2 सदन होता है कि कौन कौन सा होता है, तो जिस प्रकार लोकसभा है तो लोकसभा के विपरीत आपका यहाँ पर विधानसभा होता है और राज्यसभा के विपरीत यहाँ पर आपका विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान परिषद होता है। यही आपसे पूछा गया था कि विधान परिषद जो है कौन से राज्य में है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था जिसका राइट आंसर कर्नाटक था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का स्वरूप थोड़ा सा हमने चेंज किया है। तो ठीक है, तो कितने राज्यों में ये दोनों सदन है। ठीक है, तो 6 राज्यों में। ठीक है, वर्तमान में 6 राज्यों में है, पहले 7 हुआ करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है उसके बाद से यह आंकड़ा आपका 6 हो गया है। ठीक है, वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो एक आपका आंध्र प्रदेश है, एक आपका महाराष्ट्र है, एक आपका कर्नाटक है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा बिहार है और छठा आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कल जो प्रश्न आपका बना था कि राज्यों में निचला सदन कौन सा है। ठीक है,
तो जिस प्रकार आपका संसद में भी निचला और उच्च सदन होता है, जैसे कि लोकसभा को हम लोग निचला सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार राज्य में भी विधानसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं और विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्यों में ही है, सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि झूठा सच के लेखक कौन है, ठीक है। तो झूठा सच जो पुस्तक है उसके लेखक हैं यशपाल, ठीक है। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास जो है 2 भागों में क्रमशः सन ईस्वी तथा सन ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं तो वर्तमान में आपकी अजीत कुमार डोभाल हैं, ठीक है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं और अजीत कुमार डोभाल भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA के रूप में सेवारत हैं। वह केरल कैडर के एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के सदस्य हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो इसका राइट आंसर आपके ब्रजेश मिश्रा होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरे नंबर पर है। यह प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं क्लियर हो पाया है, बाकी हम लोग सारे फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रश्न पूछा गया होगा उसका आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का जो साक्षरता है पूरे ओवरऑल राज्य में भी और केंद्र शासित प्रदेश में भी आपका सेकेंड स्थान पर ही है, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा गया होगा कि केंद्र शासित प्रदेश में आपकी साक्षरता दर के मामले में दूसरे नंबर पर कौन है, ठीक है, तो उसका भी राइट आंसर आपका होने वाला है दमन और दीव होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर उच्चतम साक्षरता दर वाले शीर्ष भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो प्रथम पे आपको मालूम होगा केरल है, वहाँ का साक्षरता दर 94% है, ठीक है। और सेकंड पर आपका लक्षद्वीप है, थर्ड पर आपका जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा तीसरा पे मिजोरम है जो कि आपका ये राज्य है। चौथा पर भी आपका गोवा है, ये भी राज्य है। और पांचवा पर त्रिपुरा है, ये भी राज्य है। लेकिन छठा पर आपका दमन और दीव है जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था या आपसे ऑप्शन क्या दिया गया था, ठीक है। तो छठा पे दमन द्वीप, सातवां पर अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में तीसरा नंबर पर, और आठवां पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में चौथा नंबर पर, फिर चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश ही है, पुडुचेरी भी आपका केंद्र शासित प्रदेश ही है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसा कि केरल का साक्षरता दर आपका सबसे ज़्यादा है, लेकिन साथ में महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक आपका केरल में ही है। और आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक कौन सा आपका है, तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, पुरुष में भी सबसे कम है और ओवरऑल साक्षरता भी सबसे कम है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्स हो गया। बाकी आप लोग धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा देखिएगा और सारे फैक्ट्स को क्लियर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग या CBC के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव होगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई थी और वे 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के IES अधिकारी हैं और उन्हें भारत सरकार और मेघालय राज्य सरकार में कई पदों पर काम भी किया है। और 31 जनवरी 2022 को सचिव यानी कैबिनेट सचिव वाले से ये सेवानिवृत्त हुए थे। उसी बाद से आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष ने बनाए गए हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर 2 भागों में विभाजित थे, एक घर तथा दूसरा था। तो आपसे प्रश्न ये बना था कि हड़प्पा सभ्यता के शहर कितने भागों में विभाजित थे, ठीक है। तो 2 भागों में था। कौन कौन सा? एक था गढ़ और दूसरा था आपका निचला शहर, ठीक है। तो हड़प्पा शहर 2 भागों में था, एक हिस्सा छोटा और ज़मीन से ऊपर उठा हुआ जिसे गढ़ कहा जाता था, दूसरा सबसे निचला शहर कहा जाता था, ठीक है। गढ़ के नीचे स्थित बड़े क्षेत्र को निचला शहर कहा जाता, इसमें सभी आवासीय भवन सार्वजनिक सुविधाएं थी, यह आम आदमी के लिए जगह थी। बाकी जो ऊंचा वाला था वो आपका वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनके लिए था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि बास्केटबॉल को 6.25 मीटर की दूरी से शूट किया जाता है तो कितने अंक मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 3 अंक होगा। यदि बास्केटबॉल को 6.25 मीटर की दूरी से शूट किया जाता है तो इसमें 3 पॉइंट माना जाएगा, तो खिलाड़ी को 3 अंक मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया साइनोबैक्टीरिया को खाद्य पिरामिड में किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जिसे कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं और प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा यह प्रोक्रियोटिक जीव होते हैं और इन्हें खाद्य पिरामिड में प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी था।
इसके अलावा खाद्य पिरामिड में विभिन्न स्तर होता है, जैसा कि पहला आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ये जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन का उत्पादन करते हैं, जैसे कि पौधे और साइनो बैक्टीरिया। दूसरा आपका प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ये शाकाहारी जीव होते हैं और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो फिर आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, यह मांसाहारी या सर्वाहारी जीव होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। इसके अलावा आपका है टर्सरी कंज्यूमर, ये शीर्ष शिकारी होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। इसके बाद आपका आता है डिकम्पोजर, ये जीव मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो इसका राइट आंसर 51.91% होगा। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 51.91% जनसंख्या गरीब है और यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन इतना ईजी नहीं था, 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन को मिलान करना था, जिसमें से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल पाया जामा मस्जिद के बारे में, तो इसको ही हम डिस्कस करते हैं। बाकी और क्या पूछा गया था, जो भी लोग सेकंड शिफ्ट के होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, 30 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के। तो जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कराया गया था। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे 1 लाख रुपये की लागत से 1644 और 1656 के बीच मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया और जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा या दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में जाना जाता है। इसे सम्राट जहांगीर शाहजहाँ की प्रमुख मस्जिद के रूप में डिजाइन किया गया था और यह पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।